बोलते हैं अरे पीले पीले मजा आएगा। 90% अमेरिका में जो बच्चे हैं वो कोई म्यूजिक आर्टिस्ट बोलेगा ना मैं टट्टी खा रहा हूँ तो हमारी जनता भी टट्टी खाना शुरू कर देगी। अमृत और जहर, अभी तो लोग जो है टन्नी हो जाते हैं एकदम। देखा होगा आपने, खुद की बॉडी की रिस्पेक्ट नहीं करता ना वही आदमी नशे करता है। C1D वीजा होता क्या है? सब B1 B2 वीजा मिलने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। F1 स्टूडेंट वीजा पर आकर हम ऊबर चला सकते हैं। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। एक बच्चे का कमेंट मेरे को आया है और मैं उस कमेंट को पढ़ के ना थोड़ा दंग रह गया। वो कह रहा है कि सर मुझे नशों की आदत पड़ गई है, मैं एक ड्रग एडिक्ट बन गया हूँ, लेकिन ये नशे भी तो ऊपर वाला इस धरती पे छोड़ के गया है, ये नशे भी तो ऊपर वाले की क्रिएशन है। इस पर आपका क्या कहना है वो इसके बारे में मुझे बताओ। अगला क्वेश्चन है कि सर USA का अगर C1D वीज़ा मेरे पास है तो क्या मैं उसको B1 B2 वीज़ा पे चेंज कर सकता हूँ, और अगर कर सकते हैं तो क्या कितना इजी है, क्या मुझे B1 B2 वीज़ा मिलना इजी है। अगला क्वेश्चन है कि F1 स्टूडेंट वीज़ा पर आकर क्या हम ऊबर या लिफ्ट या टैक्सी ड्राइव कर सकते हैं। एक भाई ने मेरे को क्वेश्चन किया है कि सर अगर मैं यहाँ पे B1 B2 वीज़ा पे आना चाहूँ तो कितना फ़ंड शो करना चाहिए। अगर हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वीज़ा इंटरव्यू में कितना फ़ंड मेरे पास होना चाहिए जो मेरे को अपने बैंक अकाउंट में शो करना है। तो आज करते हैं फिर इन सब क्वेश्चन की बात। आ जाओ फिर। एक बार एक डॉक्टर ने एक मरीज़ को बुलाया। वो मरीज़ बहुत दारू पीता था और उसको बिठाया, उसको बोला कि ये देखिए 2 गिलास हैं, एक गिलास में दारू है, एक गिलास में पानी, और दोनों गिलास में एक एक मक्खी डालता है। तो जिस गिलास में पानी था उस गिलास में मक्खी तैरती है, और जिस गिलास में दारू थी उस गिलास में मक्खी मर जाती है, वो डूब जाती है। तो डॉक्टर मरीज़ को बोलता है अब इससे तू क्या सीखा। तो जो मरीज़ था वो बहुत दारू पीता था, तो पता क्या बोला कि सर मैं इससे ये सीखा कि दारू जो है वो सभी पेट के कीड़े मार देती है। डॉक्टर ने उसको बोला कि आपका लीवर फेल हो गया है, आपके पास 2 ही दिन हैं ज़िंदगी जीने के। तो पता आगे से मरीज़ क्या बोला कि सर मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं कि अल्कोहल से लीवर भी फेल होता है, सब यही पीते बोलते हैं अरे पीले पीले मज़ा आएगा। तो यही रीज़न है आजकल बच्चों के साथ जो हो रहा है। जब बच्चे नशों में पड़ जाते हैं, जिस टाइम उनको ये नशे दिए जाते हैं ना, उस टाइम ये नहीं बताया जाता कि इसका नुकसान क्या है। उस टाइम बस ये बताया जाता है, आपका दोस्त बोलेगा आपको या आपका कोई गर्लफ्रेंड बोलेगी आपको अरे मज़ा आएगा, थोड़ा सा लगा ले, अरे थोड़ा सा कर ले। पहला अटेम्प्ट ही आपका लास्ट अटेम्प्ट होगा, क्योंकि उसके बाद आदत पड़ जाती है। आपको पता है 90% अमेरिका में जो बच्चे हैं उन्होंने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में दारू पी है। पता क्यों? माहौल। मैंने आपको कहा ना, बच्चा ख़राब नहीं होता, माहौल ख़राब होता है। जिस सोसाइटी का माहौल ख़राब उस सोसाइटी का बच्चा ख़राब। और जिनको इन सब की समझ नहीं होती वो सिर्फ एक ही चीज़ बोलते हैं अरे ये तो ऊपर वाले ने बनाया है, ये भी तो भगवान ने बनाया है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अमृत और जहर दोनों ही भगवान ने बनाए हैं, दोनों ही उस ऊपर वाले ने बनाए हैं, लेकिन दोनों का अपना मतलब है। अमृत से आपकी जान बचेगी और जहर से आपकी जान चले जाएगी। दोनों का अपना मतलब है, समझना आपको है। इसलिए मैं बोलता हूँ इंडिया में ना आजकल पढ़े लिखे बच्चे भी अनपढ़ हैं। मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में पढ़ा लिखा और अनपढ़ में डिफरेंस कुछ नहीं रह गया। इंडिया में पढ़े लिखा उसको बोलते हैं जिसको अंग्रेज़ी आती है, इंग्लिश जिसको आती है उसको देखा जाता है कि यार ये बच्चा पढ़ा लिखा है। पर एक्चुअल में जो पढ़ा लिखा होता है ना वो चीज़ों को समझता है। जो उसने वो चीज़ पढ़ी, चाहे आपने इंग्लिश में पढ़ी, चाहे हिंदी में पढ़ी, चाहे पंजाबी में पढ़ी, जो चीज़ पढ़ी उसको समझना। अब आप एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। जब हम दारू पीते हैं ना 10 ml 1 घंटा लगता है आपके लीवर को उसको ब्रेक डाउन करने में। लोग तो क्वार्टर पी लेते हैं, 1 क्वार्टर में होता है 180 ml। तो भाई 18 घंटे आपके लीवर को लगता है उस दारू को आपकी बॉडी से क्लियर करने में। तभी तो लोग जो है टन्नी हो जाते हैं एकदम। देखा होगा आपने, पार्टीज में जाएंगे और काफ़ी म्यूज़िक आर्टिस्ट ऐसे हैं हमारे इंडिया में जो ये बोलते हैं अरे बच्चों को बोलते हैं अरे दारू जितनी मर्जी पियो कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए कहते हैं पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। पढ़े लिखे का ये मतलब नहीं कि आपको अंग्रेजी आ गई, नहीं। चीज़ों को समझना, जो आपने पढ़ा उसको समझो, उसको अपने अंदर उतारो। तभी जो है हम लोग ना म्यूज़िक आर्टिस्ट को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, अरे भाई वो दारू पी रहा है तो हम भी पियेंगे।
हमारी जनता बहुत बोली है। अगर कल को कोई म्यूज़िक आर्टिस्ट बोलेगा ना मैं टट्टी खा रहा हूँ, तो हमारी जनता भी टट्टी खाना शुरू कर देगी। तो भाई पढ़ लिखने का मतलब ये नहीं है कि पढ़े लिखे अनपढ़ बनो, पढ़े लिखने का मतलब ये है कि समझदार बनो। बात करता हूँ गांजे की, वीड की और जितने टाइप के नशे हैं। अमेरिका में बहुत टाइप का जहर मिलेगा आपको, ये आराम से मिल जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं ना वो भी इन चक्करों में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं जितने भी यंगस्टर्स आ रहे हैं उनको ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि भाई अगर अमेरिकन ड्रीम जीनी है तो नशों से दूर रहना, नहीं तो तुम्हारी अमेरिकन ड्रीम तो छोड़ो, तुम दुनिया से चले जाओ। और जितने भी लोग ये वीडियो सुन रहे हैं और उनको लगता है कि ये ऊपर वाले की बनाया हुआ है, मुझे भी करना चाहिए, तो आप ना समझ हो, समझदार बनो। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, अपने से बड़ों से पूछो जिनको इसके बारे में नॉलेज। आपको मैं बताता हूँ, वीड और गांजा जो लोग फूकते हैं, साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो रहा है उनको। ये प्रूव हो गया कि आपको साइकेट्रिक डिसऑर्डर होगा जिसमें आपकी मेंटल स्टेबिलिटी हिल जाती है। और अगर एक यहाँ पे मैं काफ़ी बंदे देखता हूँ खड़े खड़े सोते हैं भाई, खड़े खड़े सो रहे हैं और उनको कुछ ना याद रहता है, ना उनको जो है कुछ पता लगता है कि आसपास सिचुएशन क्या हो रही है। सिचुएशन अवेयरनेस जो है वो एकदम गायब हो जाती है। तो इसीलिए अगर आप नशों में पड़ गए हो तो अपने माँ बाप से बात करो। माँ बाप भगवान होता है यार, काफ़ी तरीके हैं छोड़ने के। और जो लोग अभी नहीं पढ़े हैं तो मैं उनको बोलूँगा पढ़ना भी मत, टच भी मत करना, जितना दूर हो सके उतना दूर रहो, क्योंकि एक बार आदत पड़ गई फिर छुड़वाना इम्पॉसिबल टाइप वाली टर्म जो बोलते हैं ना, इम्पॉसिबल हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है। भाई ने मेरे को कमेंट किया था कि सर आपकी स्किन बहुत ग्लो करती है, आप स्किन पे क्या लगाते हो? तो अभी मैं बताता हूँ कि क्या मैं नहीं लगाता। मैं दारू नहीं लगाता अपनी स्किन पे, मैं वीड नहीं फूकता, गांजा नहीं फूकता, सिगरेट नहीं पीता, नशे नहीं करता। ये सब चीज़ें मैं अपनी बॉडी पे नहीं लगाता। अब मैं क्या लगाता हूँ? मैं जिम जाता हूँ, फ्रूट खाता हूँ, चिकन खाता हूँ, अंडे खाता हूँ, दूध पीता हूँ, ये सब चीज़ें मैं करता हूँ। तो अगर आपको भी ऐसा ग्लो लाना है, ये तो ऊपर वाली की देन है, पर कुछ अपने हाथ में भी है। जितना नशों से दूर रहोगे उतनी आपकी बॉडी की रिस्पेक्ट बनी रहेगी। मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो आदमी अपनी खुद की बॉडी की रिस्पेक्ट नहीं करता ना, वही आदमी नशे करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि सर C1D वीज़ा अगर मेरे पास है तो क्या मैं B1 B2 वीज़ा ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हो यार। तो C1D वीज़ा होता क्या है? सबसे पहले तो ये ट्रांजिट वीज़ा होता है, क्रूमैन वीज़ा। जो लोग शिप्स पे काम करते हैं, जो समुद्री जहाज़ होते हैं ना, शिप्स, उनमें काम करते हैं, उनके लिए वीज़ा होता है। जो लोग एयरक्राफ्ट पे काम करते हैं, आपने देखा हुआ एयरप्लेन जब इस कंट्री में लैंड होंगे तो उसके लिए आपको परमिशन चाहिए। जो भी बंदा उस प्लेन को चला रहा है, जो भी क्रू उस पे है, उन सबके पास परमिशन होनी चाहिए इस कंट्री के अंदर एंटर करने की। तो इसके लिए उनको C1D वीज़ा लगाना पड़ता है। C1D वीज़ा करीब 5 साल का होता है और ये एक तरह का ना बहुत ईजी वीज़ा है अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन है। किस कंपनी के लिए आप काम करते हो, चाहे वो शिपिंग कंपनी हो या फिर कोई एयरलाइन कंपनी हो, वो आपको प्रॉपर जाना है, इंटरव्यू देना है और आपको आराम से C1D मिल जाता है। अब जब आप USA में आते हो तो आपकी स्टैम्प वगैरह आपके पासपोर्ट पे लग जाती है और जब आप अपनी कंट्री वापस जाओ तो आप आराम से B1 B2 वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा लगा सकते हो। टूरिस्ट वीज़ा कोई भी लगा सकता है, लेकिन जिनके पास C1D है ना, मैं बोलूँगा उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी USA विज़िट करके आए होते हो और जो एम्बेसी ऑफिसर होता है वो आप पे डाउट नहीं करता, क्योंकि उसको पता रहता है कि यार ये बंदा ऑलरेडी विज़िट करके आया है, ये कोई ऐसा वैसा सीन, कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी टाइप जो है ये नहीं है। इसके बाद ऑलरेडी वीज़ा है, इसने प्रूव किया है, कंट्री में गया और वापस आया, लॉ को रिस्पेक्ट किया है, तो आपको B1 B2 वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। ऐसा नहीं बोलूँगा सबको मिल जाएगा, पर बहुत मैक्सिमम जितने मोस्टली लोग लगाते हैं ना उनको मिल जाता है। और आपको बस यार जेन्यून रहना है, इंटरव्यू में जाना, उनको बोलना है कि आपका पर्पज़ क्या है, घूमने जाना है, कहाँ जाना है, लोकेशन पता होनी चाहिए। कुछ लोगों को पता नहीं होता USA में जाना कहाँ है, तो जब वो पूछता है वेयर आर यू हेडिंग टू, तो लोग ऐसे करते हैं। तो उनको बताओ भाई मैं किधर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू न्यूयॉर्क की कैलिफोर्निया, या जिस मर्जी स्टेट में क्या आपका पर्पज़ है, घूमने का पर्पज़ है, बिजनेस पर्पज़ है, तो बहुत ईजी है और आराम से मिल जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्या सर F1 स्टूडेंट वीज़ा पर आकर हम ऊबर चला सकते हैं, टैक्सी चला सकते हैं? तो इसका साफ आंसर है कि भाई नहीं। F1 स्टूडेंट वीज़ा पे आप कोई भी ऐसी जॉब नहीं कर सकते जो कि आपके स्टडी के रिलेटेड नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर मैंने काफ़ी बच्चे देखे हैं जो F1 पे गए हैं और वो ड्राइव कर रहे हैं, ऊबर चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं। बिल्कुल सही है। एक टर्म होती है चेंज ऑफ स्टेटस।
तो यहाँ पे जब आप F1 स्टूडेंट पे आते हो तो कुछ लोग शादी कर लेते हैं US सिटीजन से। तो जब आप शादी करते हो तो आप भी एक परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हो। तो जब आप परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हो तो आप वो सभी काम कर सकते हो जो एक US सिटीजन यहाँ पे कर सकता है। तो आप F1 नहीं रहे, आप ऑलरेडी चेंज हो गए। और दूसरा काफ़ी लोग हैं जो जिनको अपनी कंट्री में खतरा था, वो एज ए स्टूडेंट आए और उन्होंने यहाँ पे आके जो असाइलम है उसको अप्लाई किया। उसके थ्रू जो है उनको भी वर्क ऑथराइजेशन मिल जाता है प्रॉपर, वो भी एक टैक्स पेयर बन जाते हैं यहाँ के। और वहाँ पे जब आपको ये सारी डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं तो आप भी टैक्सी चला सकते हो, ट्रक चला सकते हो, हर वो काम कर सकते हो जो एक USA का सिटीज़न कर सकता है। और एक और तरीका है जो कि EB-5 का तरीका है, जिसमें आपको डायरेक्ट ग्रीन कार्ड ही मिलता है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आपका अच्छा खासा पैसा है तो आप करीब 1 मिलियन $10 लाख होता है, इन्वेस्ट करो, USA के 10 सिटीज़न को जॉब दो और आपको परमानेंट रेजिडेंट मिल जाती है। और कुछ भी करो, F1 स्टूडेंट वीज़ा पर आकर आप अगर उसको चेंज कराते हो तो आप हर चीज़ कर सकते हो। पर अगर F1 स्टेटस पे ही रहकर आप बोल रहे हो कि मुझे ऊबर चलाना है, टैक्सी चलानी है, ट्रक चलाना है, तो वो आप काम नहीं कर सकते, वो इलीगल हो जाता है। और जब आप कभी आगे जाके H1B फाइल करते हो या कुछ ऐसा वीज़ा फाइल करते हो तो आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट F1 से टैक्सी ड्राइवर वाला ऐसा कुछ नहीं है कि F1 से आप ट्रक चला रहे हो, टैक्सी चला रहे हो, नहीं। F1 को लोग स्टेटस चेंज करके लीगली आप यहाँ पे काम कर सकते हो, टैक्सी चला सकते हो, ट्रक चला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जो एक यहाँ का US सिटीजन कर सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि सर B1 B2 वीज़ा पे कितना फ़ंड शो करना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, पर एक्चुअली मैं आपको इसकी रियलिटी बताऊँगा। टूरिस्ट वीज़ा का ना फ़ंड से कोई लेना देना नहीं है। टूरिस्ट वीज़ा का लेना देना सीधा है कि आप जब उस वीज़ा ऑफिसर के सामने खड़े होते हो ना, और जब वो आपसे क्वेश्चन करता है और आप उसका जवाब देते हो, तो वो आपको देखते हैं कि ये बंदा जेन्यून है या कोई फेक है। वो आपका बैलेंस भी नहीं पूछते कि आपके बैंक अकाउंट में कितना है कि कितना नहीं। वो आपको देखेंगे, आपको ऑब्जर्व करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे आपको वीज़ा मिलना है या फिर नहीं। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं बता देता हूँ कितना होना चाहिए। वैसे तो जितना मैक्सिमम हो सके कर लो, पर एटलीस्ट मेरे हिसाब से अगर USA की बात करें, आपका खर्चा होगा, होटल का खर्चा, आपका फ़्लाइट का टिकट, रहने का, फिर खाने पीने का, तो करीब यार 35 से 40 लाख आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए जो कि आप शो कर सको। इससे ज़्यादा हो तो बहुत बढ़िया है, पर इतना तो एटलीस्ट जो है मैं बोलूँगा होना चाहिए। और कुछ लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जिनके पास इतना नहीं था, उनका भी लगा, बिल्कुल सही। मैंने कहा ना, वो अगर आप उनकी खिड़की के सामने जाके प्रूव करो, जेन्यून दिखो, वो पूछें, वो आप ऐसे जवाब दो, तो आपको मिल भी सकता है, ज़रूरी नहीं है। पर ये एक मैं आपको लिमिट बता रहा हूँ, 35 से 40 लाख अगर आप दिखाते हो तो भाई चांसेस बहुत हाई रहते हैं। प्लस आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है। कुछ लोग आर्मी में काम करते हैं, मेरे को काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि सर आर्मी वालों को मिलता है? बिल्कुल मिलता है। अगर आप ऑफिसर हो ना तो बिल्कुल आपको वीज़ा दिया जाता है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको आर्मी की यूनिफॉर्म डाल के जाते हैं वो B1 B2 वीज़ा लेने, पर वो बंदे ना रैंक देखते हैं कि ये बंदा कौन है। हर किसी को वीज़ा नहीं देते, पर मोस्टली जितने ऑफिसर्स होते हैं ना उनको मिल जाता है, क्योंकि उनका बोलने का तरीका, उनको पता है किस तरह से इम्प्रेस करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो यही एक डिफरेंस है। बाकी तो इट्स अप टू यू। B1 B2 और दूसरा वीज़ा ऑफिसर, और तीसरा सबसे ज़रूरी ऊपर वाला, उसका हाथ हुआ ना तो फिर तो आपको गारंटी है मिलेगा। उसका हाथ नहीं हुआ तो फिर नहीं मिलेगा। जाते जाते एक चीज़ बोलना चाहूँगा, पढ़ लिख कर समझदार बनो, अनपढ़ नहीं। अब मिलता हूँ ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन चको फटे।